प्लीज़ दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सुबह उठते ही तपस्या की आँख खुली तो उसने खुद को ऊपर मौजूद झरोखे में पाया। रात को चंद्रवंशी बहुओं और प्रताप सिंह की नज़रों से बचाने के लिए महेंद्र प्रताप उन्हें ऊपर ले आए थे। वह खुद को उस जगह पर पाकर काफ़ी हैरान हुई। तपस्या ने इधर उधर देखकर रास्ते को समझने की कोशिश की। तभी उसे वहाँ से कुछ दूरी पर घुमावदार सीढ़ियाँ नजर आई। वह नीचे जाने लगी। तभी राजकुमारी तपस्या उसके पास आई। हम जानते हैं यह हमें नहीं देख सकती और ना ही हमें महसूस कर सकती है, फिर भी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम ऐसा करने जा रहे हैं। राजकुमारी तपस्या ने महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ देखकर कहा। फिर वह तपस्या के सामने जाकर खड़ी हो गई। महेंद्र प्रताप सिंह उनकी तरफ हैरान निगाहों से देख रहे थे। राजकुमारी तपस्या ने आगे कहा, अगर यह हमारी वंशज हुई तो हमारे आर पार नहीं जा पाएगी। हमारा शरीर इसके लिए एक रोड़े का काम करेगा। ऐसा कहकर राजकुमारी तपस्या ने तपस्या की तरफ देखा, जो अपनी धुन में खोई हुई नीचे की तरफ जा रही थी। अचानक राजकुमारी तपस्या से टकराई। ऐसा होने से तपस्या के साथ साथ राजकुमारी तपस्या और महेंद्र प्रताप सिंह भी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। महेंद्र प्रताप सिंह जल्दी से उन दोनों के पास आए और कहा, इसका मतलब यह लड़की कोई सामान्य चंद्रवंशी नहीं है, यह आपके ही राजघराने से संबंधित है। वहीं तपस्या का सिर राजकुमारी तपस्या के आत्मिक शरीर से टकराने पर वह भी हैरान थी। वह खुद से बोली, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मैं किससे टकराई? तपस्या अपना हाथ हवा में लहरा रही थी। तभी राजकुमारी तपस्या वहाँ से दूसरी तरफ हट गई। कोई है यहाँ पर? कोई ऐसा जिसे मैं ना देख पा रही हूँ? कोई भूत या कोई तो यहाँ ज़रूर है। प्लीज़ जवाब दो। तपस्या ने हिम्मत करके ज़ोर से आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ उस जगह पर गूंजी। आप इससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कीजिए, शायद फिर यह हमारी कुछ मदद कर सके और हम इसकी। महेंद्र प्रताप सिंह ने सुझाव दिया। राजकुमारी तपस्या ने उसकी बात पर हामी भरी। वह तपस्या के पास आई और उसका हाथ पकड़ा। उन दोनों के मरने के बाद उनकी आत्मा ऊर्जा के रूप में मौजूद थी। ऐसे में वह किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते थे। राजकुमारी तपस्या भी काफ़ी हैरान हो रही थी। इतने सालों में वह पहली बार किसी चीज़ को छू पा रही थी, महसूस कर पा रही थी। वहीं तपस्या के चेहरे पर डर के भाव थे। वहाँ कोई मौजूद नहीं था और किसी ने उसके हाथ को कस के पकड़ रखा था। कौन है यहाँ? तपस्या ने डरे हुए पूछा। राजकुमारी तपस्या ने तुरंत अपना एक कंगन निकाला और तपस्या के हाथ में पहना दिया। हालांकि वह दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन तपस्या को अपने हाथ में कुछ महसूस हो रहा था। वह उसे निकालने की कोशिश करने लगी। तभी उसे राजकुमारी तपस्या की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा मत कीजिएगा, वरना हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे। उनकी आवाज़ सुनकर तपस्या चौंक गई। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, तब हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे कुछ पहना हुआ महसूस भी हो रहा था। देखिए, आप कौन हैं? मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। और आपने क्या किया है मुझे? मेरे हाथ में, तपस्या बोल रही थी। तभी राजकुमारी तपस्या ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, घबराओ मत राजकुमारी। राजकुमारी? शायद आप मुझे गलत समझ रही हैं। आखिर आप हैं कौन? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? तपस्या ने अपने डर को काबू करके जवाब दिया,
महल में आने के बाद उसे इतना तो साफ हो गया था कि ये जगह आम नहीं है। उसने बहुत कम समय में खुद के डर पर काबू पाकर परिस्थितियों से लड़ना सीख लिया था। हम राजकुमारी तपस्या हैं, आप भी राजकुमारी तपस्या हैं। बस फ़र्क इतना है कि आप इस सदी में हैं और हम। राजकुमारी तपस्या बोल रही थी, तभी तपस्या ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, और आप 15वीं सदी से। राजकुमारी तपस्या का नाम उसके लिए नया नहीं था। किताब के जरिए उसे यह भी पता चल चुका था कि उनकी आत्मा इस महल में कैद है। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि आज पहली बार वह उनसे रूबरू हो रही थी। आप राजकुमारी तपस्या हैं, जिनकी प्रताप सिंह बलि देना चाहते थे। उन्हें उनके बुरे इरादे में कामयाब होने से रोकने के लिए आपके हस्बैंड ने आपको मार दिया था। आपको मारने के बाद उन्होंने आपकी आत्माओं को यहीं पर कैद कर दिया और अब फिर से वह अभिमन्यु की शादी करवाकर उसकी वाइफ की बलि देना चाहते हैं। तपस्या को जितना भी मालूम था वह सब उसने राजकुमारी तपस्या के सामने रखा। आप लोग मुझसे बात करने आए हैं, इसका मतलब वह सब सच था। उसके मुंह से सारी बातें सुनकर राजकुमारी तपस्या और महेंद्र प्रताप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राजकुमारी तपस्या ने उसकी जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाइए राजकुमारी, आप तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा सच जानती हैं और हमने सोचा नहीं था आप इतनी बहादुर होंगी। अगर आपकी जगह कोई और होता तो इस वक्त हमारी आवाज़ सुनकर बेहोश हो जाता, लेकिन मैं क्यों बेहोश होऊंगी? मैं तो सब जानती हूँ ना, और आपने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया है ताकि मैं आपको यहाँ से आज़ाद कर सकूँ, तपस्या ने बताया। उसकी बात सुनकर राजकुमारी तपस्या और महेंद्र प्रताप सिंह एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। महेंद्र प्रताप सिंह तपस्या से बात नहीं कर सकते थे, लेकिन राजकुमारी तपस्या ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, और आपको ये किसने कहा कि हमने आपको यहाँ बुलाया है? हमने तो पहली बार आपको महल में देखा था। आपको देखने के बाद आपके चंद्रवंशी होने का एहसास हुआ था, फिर हम आपको यहाँ क्यों बुलाएंगे? तो फिर मुझे वह किताब किसने भेजी होगी जिसके अंदर सारा सच लिखा था? सच कहूँ तो उस किताब को पढ़ने के बाद ऐसे लगने लगा जैसे आपने ही मुझे अपने पास बुलाया हो। ऐसा कुछ नहीं है, हम एक चंद्रवंशी को इस महल की चौखट पार करने दे ही नहीं सकते। हमने तो आपको भी बहुत रोका था। यहाँ आपकी जान को खतरा है, आपको जल्द से जल्द यह महल छोड़कर चले जाना चाहिए। राजकुमारी तपस्या ने तपस्या को आगाह करने की कोशिश की। मैं तो चली जाऊंगी, बट आप लोगों का क्या? आप लोग वापस यहीं पर कैद होकर रह जाएंगे। मैं यह कभी नहीं चाहती। तपस्या ने अपने दिल की बात उनके सामने रखी। उसकी बात सुनकर महेंद्र प्रताप सिंह और राजकुमारी तपस्या की आंखें छलक गई। इतने सालों में पहली बार किसी को उनकी कैद का एहसास हुआ था। इन्हें समझाइए राजकुमारी, हम इस कैद से बाहर ना निकले तो चलेगा, लेकिन अगर यह यहाँ पर कैद हो गई तो इसे भी वह सब सहन करना पड़ेगा जो सदियों से हम सहन करते आ रहे हैं। महेंद्र प्रताप ने अपने जज्बातों को काबू करके कहा, तुम हमें आज़ादी नहीं दिला सकती, यह बहुत मुश्किल है और वक्त बहुत कम है। देखो राजकुमारी, तुम हमारी वंशज हो, इसलिए हम नहीं चाहते कि तुम्हारा भविष्य अंधकार में बीते। बेहतर होगा कि इस महल और इस जगह से दूर चली जाओ। इन लोगों को इस बात का संदेह हो चुका है कि अभिमन्यु से जिसकी शादी हो रही है वह लड़की चंद्रवंशी नहीं है। तुम्हारा सच पता लगाने में इन्हें देर नहीं लगेगी। रात को तो हमने तुम्हें बचा लिया था, पर हर बार ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमारी भी कुछ सीमाएं हैं।
ईश्वर के लिए हमारी बात मानो और यहाँ से चली जाओ। राजकुमारी तपस्या ने हर संभव तरीके से तपस्या को समझाने की कोशिश की। इतने दिनों तक आप मेरे लिए एक किताब का किरदार थी। जो सच है भी या नहीं इस बात पर डाउट था, पर आज यह पता चला है कि आप मेरी ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो मैं आपको इस महल में छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकती। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, पर हाँ, आपको ज़रूर पता होगा। आपने मुझसे बात की है तो मेरी मदद भी ज़रूर करेंगी। कुछ भी करके मैं आपको यहाँ से निकाल कर रहूँगी। तपस्या राजकुमारी तपस्या की बात मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने मन की बात उनके सामने रखी। वहाँ काफ़ी देर तक राजकुमारी तपस्या और तपस्या के बीच बहसबाजी चल रही थी। जहाँ राजकुमारी तपस्या उसे वहाँ से जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं तपस्या भी अपने इरादों पर अड़िग थी। वह हर हाल में उन्हें वहाँ से मुक्ति दिलाना चाहती थी। एक लंबे बहस के दौर के बाद राजकुमारी तपस्या ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, परंतु तुम्हें भी हमारी कुछ बातें माननी होंगी। उनके हाँ कहते ही तपस्या खुशी से झूम पड़ी। वह उन्हें देख तो नहीं सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी चमक रही थी। मैं आपकी हर बात मानूंगी। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए और मुझसे कनेक्ट करने के लिए। आई विश मैं आपको देख सकती। सच कहें तो आपकी आधी बातें हमें समझ नहीं आ रही बात हमें देखने की, तो एक दिन हम आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से ज़रूर आएंगे। फिलहाल के लिए कुछ भी करके महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर भूलकर भी कदम मत रखिएगा। राजकुमारी तपस्या अच्छे से जानती थी कि महल के ऊपरी हिस्से में प्रताप सिंह अपनी तीनों पत्नियों के साथ रहते थे। वह हिस्सा देखने में तो काफ़ी सामान्य था, लेकिन महल पर किए गए काले जादू की नींव वही हिस्सा था। लेकिन मैं तो वहाँ जा चुकी हूँ और वहाँ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। और मैं तो प्रताप सिंह जी के कमरे में भी गई थी, तपस्या ने मासूमियत से कहा। इसका मतलब उन्होंने आपको महसूस कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे से ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप इस कड़े के माध्यम से हमसे बात कर सकती हैं। हम आपके आसपास ही रहेंगे। अब आप नीचे जाइए, राजकुमारी तपस्या ने कहा। उनकी बात मानकर तपस्या वहाँ से जाने को हुई। तभी महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, इन्हें कहें कि अभिमन्यु से दूर रहें, खासकर आने वाले 3 दिनों तक। राजकुमारी तपस्या ने उनकी बात पर हामी भरी और पीछे से तपस्या को कहा, हम अभिमन्यु के प्रति आपके लगाव को समझ सकते हैं, पर फिलहाल के लिए उनसे दूर रहने में ही आपकी और उनकी भलाई है। राजकुमारी तपस्या की बात सुनकर तपस्या के कदम वहीं रुक गए। वह पीछे की तरफ पलटी और बूझी आवाज़ में कहा, आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी तपस्या, वह अब खुद ही मुझसे दूर रहेगा। हम आपके प्रेम को समझ सकते हैं। बरसों पहले हमने भी प्रेम किया था, राजकुमारी तपस्या ने नरमी से कहा। तपस्या ने अपने आप में एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। राजकुमारी तपस्या से बात करने के बाद वो नीचे जा रही थी। वह पहली बार राजकुमारी तपस्या से बात करके बहुत खुश थी और अब उसे उन्हें मुक्ति दिलाने का रास्ता भी मिल गया था। राजकुमारी तपस्या मेरे ही वंश से रिलेटेड है। आई एम सो हैप्पी टू नो दिस। अब तक मैं अपनी फैमिली को ढूंढ रही थी और मुझे यह तक नहीं पता था कि मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वह भी राजकुमारी तपस्या की फैमिली से। तपस्या ने अपने मन में कहा। तभी उसे याद आया कि पार्थ भी उसी परिवार से बिलोंग करता है। इसका मतलब पार्थ मेरा रिलेटिव है, वह मेरा भाई या कुछ और हो सकता है। पार्थ के खुद से संबंधित होने के बारे में सोचकर तपस्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
अब तक उसके पास मंजिल तो थी कि उसे राजकुमारी तपस्या को यहाँ से आज़ाद करवाना था, लेकिन अब उसे उस मंजिल तक पहुँचने का रास्ता भी मिल गया था जहाँ तक खुद राजकुमारी तपस्या उसे पहुँचाने वाली थी। वह अपनी खुशी और पार्थ से अपने रिश्ते को बताने के लिए नीचे आई थी कि तभी उसे साक्षी मिली। अपनी धुन में खोए हुए तपस्या साक्षी से टकरा गई। साक्षी ने अपने सिर को पकड़कर कहा, मैं तो अपने ख्यालों में पागल हो रही हूँ, लेकिन तुम तो होश में रहो। आप कौन से ख्यालों में पागल हो रही हो भाभी? और सब यह जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? बोलते हुए तपस्या ने इधर उधर देखा तो वहाँ काम करने वाले लोग और घर वाले जल्दबाजी में कुछ तैयारियों में लगे थे। तुम अब तक कहाँ थी? अच्छा हुआ मिल गई। मैं तुम्हें यह बताने के लिए आ रही थी कि बड़े दादा साहब ने सबको महल की ऊपरी मंजिल में बुलाया है। वहाँ वह कुछ विशेष बात बताने वाले हैं। उन्होंने कहा महल में मौजूद हर छोटा बड़ा मालिक नौकर वहाँ मौजूद होना चाहिए, यहाँ तक कि मेहमान भी। तो चलो तुम भी साथ में ऊपर चलते हैं। जैसे ही साक्षी ने ऊपर चलने की बात कही, तपस्या को राजकुमारी तपस्या की कही बातें याद आ गई, जहाँ उन्होंने उसे ऊपर जाने से मना किया था। इसका मतलब राजकुमारी तपस्या सही थी। प्रताप सिंह कुछ तो बड़ा प्लान कर रहा है। जानती हूँ उन्होंने ऊपर जाने से मना किया है, लेकिन जब तक उनके पास नहीं जाऊँगी तब तक पता कैसे चलेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है, तपस्या ने अपने मन में कहा। फिर उसने साक्षी से बोला, ठीक है भाभी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। प्रताप सिंह के इरादों के बारे में जानने के लिए तपस्या राजकुमारी तपस्या के मना करने के बावजूद प्रताप सिंह से मिलने के लिए जा रही थी। सुभद्रा, सुनैना और सुकृति ने उन सब को ऊपर इसलिए बुलाया था ताकि वह उन लोगों में से चंद्रवंशी को पहचान सके।